वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो सबसे बड़ा चैप्टर है, आज हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर है आपका पी ब्लॉक के तत्व। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि हम आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएं और आपकी समझ में आ जाए। बेसिकली अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आने की एक क्षमता ज़्यादा रहती है। ओके, अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको 8755084148 पर संपर्क करना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम आपको चैप्टर की ओर लेकर चलते हैं। तो चैप्टर में हमारा आपका जो आप लोग जानते हैं पी ब्लॉक के तत्वों में हमारा कौन कौन सा सेक्शन है, तो अगर नहीं भी जानते मैं आपको जीरो से लेकर चलूंगा और आपको लास्ट तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का चैप्टर। तो देखिए आप लोग यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो पूरी आवर्त सारणी होती है उसमें एक तो एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है, एक एफ ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर हम ना तो एस ब्लॉक के बारे में कोई बात करेंगे, ना डी के बारे में बात करेंगे, ना एफ के बारे में बात करेंगे, ओनली हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पी ब्लॉक जो होता है वो हमारा आवर्त सारणी में, अगर मैं बताऊं आपको आवर्त सारणी कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप की आपकी आवर्त सारणी होती है। यहाँ पर आपका एस ब्लॉक होता है, यहाँ पर आपका पी ब्लॉक होता है, बीच में आपका होता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपका होता है आवर्त सारणी के नीचे। क्लियर? तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चूंकि एस कक्षक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें 2 वर्ग होते हैं। पी कक्षक में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें 6 वर्ग होते हैं। डी में आपके होते हैं 10 तो इसमें 10 वर्ग होते हैं। और एफ में आते हैं आपके 14 तो इसमें 14 वर्ग होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम अब सारा कुछ मिटा करके सिर्फ पी ब्लॉक पर ध्यान देते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया कि पी ब्लॉक आपका यहाँ पर होगा। अब पी ब्लॉक के तत्वों पर विचार करते हैं। तो देखिए पी ब्लॉक जो होता है इसमें हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसलिए 6 वर्ग होते हैं। तो वर्ग हमारे पास 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ और फिर हमारे पास 16 हुआ और फिर 17 हुआ और फिर 18 हुआ। ये जो हमारे पास 6 के 6 वर्ग हैं ये आपके पी ब्लॉक में आते हैं। ओके, तो 13 और 14 के बारे में भी हम कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि इनके बारे में ऑलरेडी 11वीं क्लास में पढ़ चुके होते हैं। 12वीं में हम 15, 16, 17 और 18 के बारे में ही बात करते हैं। ओके, तो आइए पहले आपसे मैं परिभाषा बताता हूं पी ब्लॉक के तत्वों की। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और ये हमारे पास वर्ग 13 वर्ग 14 वर्ग 15 वर्ग 16 वर्ग 17 वर्ग 18 में पाए जाते हैं। क्लियर बात हो गई? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वर्ग 15 की। किसकी बात करने वाले हैं? वर्ग 15 की। फिर उसके बाद धीरे धीरे 16 की ओर बढ़ेंगे, फिर 17 की, फिर 18 की। तो पहले हम वर्ग 15 पर प्रकाश डालते हैं। वर्ग 15 के तत्व। तो जो वर्ग 15 के तत्व होंगे वो है हमारे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक तत्व के बारे में अच्छे से याद भी कराऊंगा और बताऊंगा भी। तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, बिस्मिथ हुआ। आप इनको याद भी कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। तो नाना तो हो गया नाइट्रोजन, पापा हो गया मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक हमारे पास हो गया आंसू, और सब आप सब एंटीमनी ले सकते हैं। बेआई मतलब बिस्मिथ, आप बीमार बिस्मिथ बना सकते हैं। ये तो कोरिलेशन की बात होती है, आप इसको कैसे भी तैयार करके याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद करने होते हैं। तो आपको पता लग गया होगा भी इनको आप कैसे याद कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सामान्य तत्व भी कहलाते हैं क्योंकि ये है ना हमारे पास सामान्य अवस्था में रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पास 78% वायुमंडल में पाया जाता है, तो ये सामान्य अवस्था में आसानी से मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्हें है ना सारे के सारे तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग एक बात याद कर लीजिएगा, जो भी आपका वर्ग होगा उसके पहले तत्व के आधार पर उसे परिवार को कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहला तत्व नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन परिवार होगा। अब मान लो हम 16 वर्ग की बात करते हैं
तो वर्ग 16 में आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगी तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन परिवार का तत्व। अगर 17 है तो यहाँ पर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन परिवार के तत्व। इसी प्रकार अगर वर्ग 18 की बात करें तो हीलियम से स्टार्ट होता है तो हीलियम परिवार का तत्व या परिवार। तो यह हमारे पास क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी यानी एंटीमनी और बिस्मिथ आपके वर्ग 15 के तत्व हैं। तो एक बात और समझिएगा, इन तत्वों को हम निकोजन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजन्स। क्या कहते हैं? इन तत्वों को निकोजन्स भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनको निकोजन्स क्यों कहते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सिंपल होगा, क्योंकि इनके द्वारा जो तत्व होते हैं, मतलब इनको निकेटमाइड कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा निकेटमाइड बनते हैं, या फिर आप कहिए इनके द्वारा ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनसे शरीर को घुटन पैदा होती है। क्या होती है? शरीर को घुटन पैदा होती है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? निकोजन्स भी कहते हैं। निकोटमाइड, आप एक वर्ड याद कर लीजिएगा, निकोटमाइड। ये आपका निकोटीन शब्द से बना है, और निकोटीन्स जो आपके होते हैं ना, वो पाए जाते हैं आपके किन पदार्थों में? नशीले पदार्थों में, जिनके कारण घुटन सी पैदा होती है। तो आप सिंपल सी समझ गए होंगे कि इन पदार्थों को निकोजन्स भी कहते हैं। और एक और बात ध्यान से समझिएगा, अभी भी इनमें एक तत्व की नई की मतलब खोज हुई है जिसको हम बोलते हैं मॉस्कोवियम। क्या बोलते हैं? मॉस्कोवियम। उसका फॉर्मूला है हमारे पास MC। क्या है उसका फॉर्मूला? MC। इसको हम बोलते हैं मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम। तो आप अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो हेडिंग है हमारी वो है उपलब्धता। आप ध्यान से देखिए, अगली हेडिंग है हमारी उपलब्धता। तो ये हमारे पास कहां कहां पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। तो पहला है जो हमारा टॉपिक वो है हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन। सबसे पहले हम नाइट्रोजन में प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो हमारे पास वायुमंडल में 78% पाई जाती है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि वायुमंडल से ही हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है ना, अगर नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास पृथ्वी में भी पाया जाता है। और जो हमारे पास आप लोग जानते हो दालें, जिनकी जड़ों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, बोलते हैं कि अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता बढ़ानी है तो आप सबसे पहले दालें बोइए। तो दालें आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति कर देती हैं। ओके, तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दालें बोकर हम नाइट्रोजन की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फास्फोरस के बारे में। आप लोग याद रखिए, जो आपका फास्फोरस होता है वो भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्व में 10वां स्थान है। कि जो आप भूप्रपट्टी में जो पदार्थ प्राप्त करते हैं उनमें आपका फास्फोरस 10वें स्थान पर है, और भूप्रपट्टी से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसकी? तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे आर्सेनिक की। जो आर्सेनिक और बिस्मिथ है ये हमारे पास उपधातु हैं, और ये हमारे पास बहुत कम मात्रा में किसके रूप में पाई जाती है? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, और वो भी सल्फाइड की। ये किस रूप में पाई जाती है? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, और वो भी किसकी? सल्फाइड की। तो ये सल्फाइड एस्को के रूप में पाई जाएंगी। और अगर हम चौथे की बात बढ़े, यानी जो हमारे पास बिस्मिथ यानी देखो एंटीमनी है, एंटीमनी भी हमारे पास क्या है? उपधातु के तौर पर काउंट होती है। ये भी आपकी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। बेसिकली इस पॉइंट पर ज्यादा फोकस नहीं होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके सारों के बारे में देख लेते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं। नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में पाया जाएगा, फास्फोरस आपका भूप्रपट्टी से प्राप्त हो जाता है, एसबी और मतलब एंटीमनी और हमारे पास जो बिस्मिथ होगा और जो आर्सेनिक होगा ये हमारे पास संयुक्त अवस्था में सल्फाइड एस्को के रूप में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखिए, मैं आपको सबके बारे में कॉमन इलेक्ट्रॉन विन्यास बताऊंगा और फिर कुछ का निकाल कर भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर हम वर्ग 15 की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 NP3 होता है। कितना होता है? NS2 NP3। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो नाइट्रोजन का लेकर के चलते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 1s2 हो जाएगा, फिर आपका 2s2 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 2p3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या होगा? सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास से पूरा पूरा मैच हो रहा है। इसी प्रकार एक तत्व और लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, तो यहाँ पर 1s2 हो जाएगा, फिर आपका 2s2 2p6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 4 10 हो गएगी ना। अब हमारे पास बचा 3s2 3p3। तो ये देखिए आप लोग मैच हो रहा है कि नहीं? तो आप सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास याद करके NS2 NP3 बहुत सारे का निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास भौतिक गुण, मतलब गुणों में प्रवृत्ति है, और हम ज्यादातर भौतिक गुणों पर ही पहले देखते हैं। तो देखिए,
तो भौतिक गुणों में हम सबसे पहले प्रकाश डालेंगे भौतिक अवस्था पर, इनकी भौतिक अवस्था कैसी कैसी होती है। तो देखिए जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है हमारे पास गैस, कैसी होती है गैस। Sb और आर्सेनिक हमारे पास होती है उपधातु, कैसी होती है उपधातु। और जो हमारे पास जो मतलब बचा हमारे पास कौन सा फास्फोरस, वो होता है हमारे पास, जो फास्फोरस होता है वो मर्दू मोम जैसा पदार्थ होता है। कैसा होता है, मर्दू मोम जैसा पदार्थ। ये बात आप याद रखिए, ये आपका ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्फोरस की मतलब अवस्था कैसी होती है, तो आप कह सकते हैं मर्दू मोम जैसी अवस्था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास अभी तीसरा तत्व आर्सेनिक जिसकी बात कर रहे थे हम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये चमकीले पदार्थ होते हैं और ये मैंने कहा भी उपधातु हैं, तो इसका मतलब ये कठोर होंगे और धातु जैसा व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। और बिस्मित तो लगभग आपका धातु जैसा ही होते हैं। ओके, आपने भौतिक अवस्था देख ली है, अब बात करते हैं हम धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। किसकी बात करते हैं, धात्विक तथा अधात्विक लक्षण की। तो याद रखना अगर हम धात्विक लक्षण की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मित, तो आपका धात्विक लक्षण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। कैसे होगा, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे तो धात्विक लक्षण आपका बढ़ता चला जाएगा। और अगर बात करें अधात्विक लक्षण की, तो अधात्विक लक्षण ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। कैसा होता है, घटता जाता है। याद रखना अगर धात्विक लक्षण की बात करें तो ये बढ़ेगा और अधात्विक आपका घटेगा। क्लियर बात, ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या की। तो ये भी आपका बिल्कुल सिंपल है। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मित, मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताता चले जाऊंगा और आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए वर्ग में अगर हम नीचे की ओर बढ़ेंगे, अगर वर्ग में हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो एक सेल बढ़ेगी, जिसके कारण एक सेल बढ़ेगी जिसके कारण परमाणु त्रिज्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखना परमाणु त्रिज्या हो या फिर आयनिक त्रिज्या हो, दोनों ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ेंगी। और अगर हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो याद रखना आवर्त सारणी में ये घटती हैं। लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हो जाएंगी, सामान्यतः आमतौर पर घटती हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे भी मिलते हैं जहां पर ये नहीं घटती हैं। ओके, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मकता की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता की अगर बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मित, तो इस केस में अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो देखिए जैसे धात्विक लक्षण बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, तो हम क्या कहेंगे, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। जबकि अगर धनात्मकता की बात करें, विद्युत धनात्मकता यानी प्लस की बात करें, तो ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या होती है, बढ़ती है, यानी इसका अपोजिट होती है। ओके, आप ये चीज समझ गए होंगे कि विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी वर्ग में वो क्या होगी, ऑटोमेटिक घटेगी। ओके, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण हमारे पास ये रहा और रासायनिक गुण हम इनके बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे रासायनिक गुण ये प्रदर्शित करते हैं, कौन से वर्ग 15 के तत्व। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर आ जाता है हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। क्योंकि मैं आपको बताऊं, वैसे अगर हम कोर्स के सिलेबस से देखें तो कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं, लेकिन हम इस तरीके से लेकर के चलते हैं कोर्स को ताकि बच्चा आसानी से कवर कर ले और बोर्ड्स में अच्छे नंबर प्राप्त भी कर सके। और मैं बताऊं, मैं आपके सामने उस कोर्स की उसकी बात कर रहा हूं, फ्यूचर जोन एकेडमी की, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 96 और 98 तक की केमिस्ट्री में स्कोर बना पाए हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे मतलब अटेम्प्ट करना है। रासायनिक गुण आप जब भी दें तो कम से कम 3 दें, और 3 रासायनिक गुण देने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है बोर्ड में तो आप चौथा रासायनिक गुण समझा सकते हैं। तो पहला तो हमारे पास हाइड्रोजन की प्रति अभिक्रियाशीलता होगी। जब भी कोई यौगिक हाइड्रोजन के साथ संपर्क करेगा या फिर अभिक्रिया करेगा तो समझो आपका हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, आपका हाइड्राइड। जैसे कि मैं यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ संयोग करके दिखाता हूँ आपको। नाइट्रोजन जब भी मतलब हाइड्रोजन के संपर्क में आएगा तो आपका NH3 बनेगा। क्या बनेगा, आपका NH3। तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं N2H2 3H2, तो ये आपका बन जाएगा NH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया। इसी प्रकार नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आए थे, फास्फोरस का अगर हम संपर्क करेंगे तो PH3 यानी क्या बनेगी, फॉस्फीन गैस बनेगी। और अगर हम फास्फोरस के बाद आर्सेनिक की करेंगे तो यहाँ पर ASH3 बन जाएगा, आर्सेनिक हाइड्राइड। इसी प्रकार हम बहुत सारी यौगिक बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, अगर आप ध्यान से याद रखें, वो है अक्षारीयता का क्रम। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो अक्षारीयता का क्रम हमारे पास रहेगा। देखिए याद रखिए, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपका अक्षारीय क्रम, यहाँ पर जो अक्षारीय प्रवृत्ति होगी वो घटेगी। तो सबसे ज्यादा अक्षारीय होगा हमारे पास NH3 अमोनिया, उसके नीचे जो हमारे पास होगा वो होगा PH3। तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा चलता चल जाएगा, यहाँ पर ASH3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर लास्ट में आपका होगा
BiS3। ये इनका क्या होगा, अक्षारीय प्रवृत्ति होगी, यानी अक्षारीय प्रवृत्ति इनकी धीरे धीरे घटती चली जाएगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता की। अगर ऑक्सीजन के साथ कोई भी तत्व आपका अभिक्रिया करता है छोड़कर बस फ्लोरीन को, किसको, फ्लोरीन को, तो याद रखना आपका ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, आपका ऑक्साइड बनेगा। ओके, अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ढेर सारे ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि N2O3 और हमारे पास N2O5, जैसे कि NO। यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कशन ना करके सिर्फ इतना बताएंगे आपको कि ये दो प्रकार के ऑक्साइड हमारे पास बनाते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं M2O3 टाइप के, एक हमारे पास होते हैं M2O5 प्रकार के, और इनके आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऑटोमेटिक अपने आप भी लिख सकते हैं। ओके, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। कौन सा पॉइंट है, हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो आप देखिए हैलोजन से जो भी तत्व अभिक्रिया करता है तो आप लोग याद भी रखते होंगे, शायद आपके याद भी होगा, 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो होता है हैलाइड बनाते हैं। कौन से बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। अब अगर आप इनकी बात करें तो ये किस प्रकार के हैलाइड बनाते हैं तो आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए ये आपके जो बनाते हैं दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। पहला जो होगा आपका MX3 प्रकार का होगा, दूसरा होगा हमारे पास MX5 प्रकार का। तो यहां पर आप दोनों को देखिए, ये आपके दो प्रकार के हैलाइड बनाती है, एक तो MX3 प्रकार का, एक MX5 प्रकार का। इसके बारे में बात करते हैं पहले। यहाँ पर जैसे कि NCl3 हुआ, जैसे कि PCl3 हुआ, और बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर आपका जैसे कि हमारे पास NCl5 नहीं होता है, ये भी आपका भी बताऊंगा क्वेश्चन क्यों होता है, जबकि PCl5 आपका बन जाता है, ASCl5 आपका बन सकता है। याद रखना एक क्वेश्चन आपका बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है कि NCl5 नहीं बनता है, इसका कारण आपका है नाइट्रोजन में डी कक्षक की उपस्थिति। नाइट्रोजन में जब डी कक्षक नहीं है तो इसका मतलब ये आपका पेंटाक्लोराइड, पेंटाहाइड्राइड कुछ भी नहीं बना सकता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा नाइट्रोजन यहाँ पर असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आपको उसकी ओर लेकर चलते हैं, असामान्य व्यवहार, नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। तो आइए हम अब बात करते हैं नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार की। तो जो नाइट्रोजन का हमारे पास असामान्य व्यवहार होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में आप देख रहे थे कि NCl5 नहीं बनता है जबकि PCl5 बनता है, तो इसका जो कारण होता है वो आपका मेन जो कारण होता है वो 4 हो सकते हैं। तो मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता। ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मकता इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। और आप लोग इसका ऑर्डर भी याद कर सकते हैं FON से, कि ये सबसे आपके विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। तो आपका सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है अपने वर्ग में। ये भी आप याद रखना किस में होता है सबसे ज्यादा, अपने वर्ग में। ओके, दूसरा जो उसका मतलब कारण होता है वो होता है इसका आकार छोटा होना, यानी नाइट्रोजन का जो आकार होता है मतलब वो सबसे क्या होता है, अपने वर्ग में छोटा होता है, जिसके कारण ये बहुत सारे गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा होता है कि नाइट्रोजन की जो डी कक्षक होता है वो इसमें उपस्थित नहीं होता है। ओके, यानी इसमें डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण मैंने अभी बताया था कि NCl5 और NH5 टाइप के यौगिक नहीं बनाता है, कोई सा भी पेंटा ऑक्साइड नहीं बनाता है, पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता है, जिसके कारण इसका सबसे बड़ा मतलब क्या होता है, डी कक्षक अनुपस्थित होता है। ओके, आइए चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा जो पॉइंट है हमारे पास, नाइट्रोजन क्या होता है, कम अभिक्रियाशील तत्व होता है। वायुमंडल में आप देखते हैं कि इसका 78% पाया जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। क्यों, क्योंकि ये किसी के साथ भी कोई जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। ओके, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन की ओर। यहाँ पर आप इनके गुणों के बारे में बहुत सारे देख सकते हैं पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको NCl5 के बारे में, ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। एक बार मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। एक तो हमारे पास नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, दूसरा इसका आकार बहुत छोटा होता है, तीसरा इसमें डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, चौथा ये बहुत कम क्रियाशील होता है। ओके, आइए अब हम आपको नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बताना शुरू करते हैं, नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन। अब हम सारे के सारे किसके बारे में अध्ययन करेंगे, नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का जो हमारे पास होता है अणुभार या अणुसूत्र, हमारे पास आप याद रख सकते हैं अणुसूत्र होता है, वो होता है N2। क्या होता है, N2। अगर संरचना के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो एक साइड में, 2 मैंने अलग रख दिए, और दूसरे तत्व के पास भी 3 एक साइड में, 2 अलग रख दिए। तो यहाँ पर ये क्या करता है, साझेदारी करके 8-8 पूरे कर लेते हैं, यानी नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड यानी त्रिक आबंध पाया जाता है। क्लियर।
और थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका मतलब जो बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि नाइट्रोजन की जो खोज की थी वो डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने। आप इस चीज को याद रखिए, नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन इसका जो नामकरण था वो लेवोसियन ने किया था। किसने किया था? लेविसियन ने किया था, लेकिन उसको वो नाम ना रखने की वजह से बाद में इसका जो सही नाम दिया था सन 1828 में। कब? सन 1828 में इसका नाम चैपल ने रखा था और वो रखा था नाइटर। क्या रखा था? नाइटर। और याद रखना इसका जो हमारे पास आज का जो नाम है वो नाइट्रोजन है। क्लियर? आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी और खोज भी आप याद रखना इसकी 1772 में की गई थी। कब की गई थी? 1772 में। ओके, अब हम बात करते हैं उपलब्धता की। प्रकृति में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है और मुक्त व संयुक्त तो दोनों अवस्था में पाई जाती है। वायुमंडल में तो ये 78% तक पाई जाती है, जबकि अगर और जगह देखी जाए तो 75.3% ये नाइट्रोजन जो हमारे पास पाई जाती है वो भार अनुसार मिट्टी में पाई जाती है। कितनी? 75.3%। ज्यादा हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट मतलब तत्व नहीं होता है, ना ही बोर्ड में ज्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। ओके, ज्यादातर अगर हम इसे प्राप्त करते तो इंडियन साल्टपेटर जिसका फॉर्मूला होता है KNO3, यानी इसको हम सोरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोरा। या इंडियन साल्टपेटर बोलते हैं इसको, KNO3 से प्राप्त की जाती है। या फिर हम NaNO3 यानी जो होता है हमारे पास चिली साल्टपेटर, इससे भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हमारा निर्माण विधि। हम इसका निर्माण कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको निर्माण के बारे में बता रहा हूं। तो निर्माण विधि में सबसे पहले हमारे पास होता है इसका औद्योगिक उत्पादन, यानी जिसका हम बोलते हैं व्यवसाय उत्पादन। इस स्तर पर अगर हम इसका निर्माण करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? आप वायुमंडल से जो सबसे ज्यादा मात्रा होती है 78%, उससे इसका क्या करते हैं? उससे इसका द्रवीकरण करते हैं। क्या करते हैं? द्रवीकरण। द्रवीकरण मतलब द्रवीकरण यानी ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसको जमा लेते हैं, फिर इसका परभाजी आश्वन करते हैं। क्या करते हैं? परभाजी आश्वन, जिसके कारण इसको सिलेंडर में पैक कर लेते हैं और बहुत अधिक मात्रा में इसका उत्पादन हो जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रयोगशाला विधि। अगर आपको प्रयोगशाला में ये तैयार करनी है तो आप इसको कैसे तैयार करेंगे? प्रयोगशाला में से तैयार करने के लिए आप अमोनियम क्लोराइड लेंगे, यानी क्या? नौसादर NH4Cl। फिर आप क्या करेंगे? इसमें आप NaNO2 मिलाएंगे। NaNO2 मिलाएंगे। ये जो आपका है ये होता है सोडियम नाइट्राइट। और जैसे आप इसकी विक्रिया कराएंगे तो आपका पहले बनेगा NaCl और दूसरा बनेगा फिर आपका 2H2O और फिर आपकी बनेगी N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, जो आपको ऊपर को उड़ती हुई दिखाई देगी, जिसको आप आसानी से एकत्र कर लेंगे। ओके, अमोनियम क्लोराइड से इसको लैब में बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके गुणधर्मों की। तो गुणधर्म में सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुणों की कि भौतिक गुण से कैसे कैसे होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको गैस दिखाई नहीं देती, तो नंबर 1 तो ये रंगहीन होती है। दूसरी, इसकी कोई भी हमें गंध नहीं आती है तो गंधहीन होती है, या फिर आप कह सकते हैं स्वादहीन होती है। इसका कोई भी किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अविषैली गैस है। कैसी गैस है? अविषैली, क्योंकि आप देखो प्रकृति में होने के बावजूद हमें कोई भी ये प्रभाव नहीं डालती है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसका जो घनत्व होता है थोड़ा सा वायु से क्या होता है? हल्का, सॉरी भारी होता है, ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें इसके क्वथनांक की और इसके मतलब क्वथनांक की, और दूसरा क्या होता है? गलनांक की, तो इसका क्वथनांक गलनांक बहुत कम होता है। ओके, आइए आगे बात करते हैं रासायनिक गुणों की। धातु से अभिक्रिया। आप लोग याद रखना, नाइट्रोजन आपकी जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अगर तापमान हम इसका क्या करें? ज्यादा बढ़ा दे और बढ़ाने के बाद और बढ़ाते चले जाए तो ये मतलब अभिक्रिया कर लेती है। और जैसे ये धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये बनाएगी धातु नाइट्राइड। क्या बनाएगी? धातु नाइट्राइड। जैसे कि आपका Li ले लें और फिर हम N2 ले लें, तो इसकी अभिक्रिया ज्यादा तापमान पर होगी, हाई टेम्परेचर होगा, तो आपका Li3N बन जाएगा, लिथियम नाइट्राइड। तो क्या बनाएगी? नाइट्राइड बनाएगी। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पास ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करती है? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने आपको बताया भी था कि ऑक्सीजन से जब भी कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है छोड़कर फ्लोरीन को, तो वो हमेशा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। तो ये भी इसी तरह क्या करेगी? ऑक्साइड ही बनाएगी। और आप यहाँ पर याद रखना, जब भी आपकी नाइट्रोजन प्लस आप क्या करेंगे? O2 ऐड करेंगे तो आपका 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। और ये हमारे पास नाइट्रोजन के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि N2O5, N2O3, NO, NO2। ओके, अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? हाइड्राइड बनाती है, जिसके हाइड्राइड को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया।
N2 प्लस 3H2 आप लोगों ने बिकी पढ़ी भी होगी, 10वीं में पढ़ी होगी, तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और ये आपका बहुत ज्यादा अच्छा प्रशीतक का कार्य करता है, इसलिए हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं बर्फ जमाने में। अब हम बात करते हैं उपयोग की, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया का निर्माण करने में किया जाता है, और नाइट्रोजन युक्त बहुत सारे यौगिकों का निर्माण हम नाइट्रोजन से ही करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अक्रिय वातावरण की, इसके द्वारा हम वातावरण को बहुत अच्छे तरीके से साफ भी कर सकते हैं। लोहा स्टील आदि उद्योगों में हम क्या कर सकते हैं, इसका ऐसी जगह उपयोग करते हैं ताकि हम जर ना लगने दें। ओके, बहुत सारे इसके उपयोग किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के यौगिकों की। नाइट्रोजन के यौगिक एक तो अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, एक नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम अगली वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए अप्लाई करें, कॉन्टैक्ट करें स्पेशल बैच में जुड़ने के लिए, और वहां पर आपको नोट्स अच्छे से मतलब दिए जाएंगे और आप अच्छे से कार्य भी कर सकेंगे। ओके, थैंक यू।